Okay, continue with our other sections. लास्ट में हमने प्राइवेट डेटा के साथ में एक्सेस करने की बात बताई आपको। इसके बाद अगर हम ये एक्सेस करते तो इसमें अब नया सेशन हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को किस तरीके से फंक्शन आर्ग्यूमेंट में हम उसको पास करें। फंक्शन ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में किस तरीके से पास होगा। तो इसका टाइटल हम इस तरीके से कंसेप्ट का दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। हमने लास्ट टाइम में तो वेरिएबल वगैरह को पास किया था, अभी हम किस तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। अब जैसे एफ है, एफ के अंदर में ये हमने एक वेरिएबल को डायरेक्ट हमने यहाँ से असाइन किया, ये 1 लिया, फिर हमने जी डॉट फू करके एक वेरिएबल हमने यहाँ पर पास किया, तो ये एफ का ऑब्जेक्ट है। एफ का ऑब्जेक्ट को हमने जी डॉट फू नाम के फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया है। तो इसलिए हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके लिए हम यहाँ भी फू में भी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख दें। तो ये ऑब्जेक्ट बार मतलब एफ नाम का ऑब्जेक्ट जी नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसने जो फू नाम का फंक्शन को कॉल किया तो उसके आर्ग्यूमेंट पे हमने पास किया। तो ऑब्जेक्ट पास किया मतलब ये ऑब्जेक्ट के पास में जितने भी डेटा होंगे वो सारे के सारे हम बार नाम का ऑब्जेक्ट में कलेक्ट हो जाएंगे। इन दिस एग्जांपल में तो अभी कुछ खास है नहीं, हमारे पास में हमने सिर्फ डायरेक्टली असाइन किया था लेकिन अगर होते तो हम डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकते। ओके, अब देखो ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा है। अब ये ध्यान रखना, जैसे ये एफ था, ये हमने एफ नाम का ऑब्जेक्ट के पास में, ये तो क्लास का वेरिएबल है, 1 वैल्यू थी। ओके, हमने यहाँ पर कितना पास किया, एफ ऑब्जेक्ट को पास किया, बार कलेक्ट किया। तो बार और एफ दोनों अलग ही सेम ही है। बार नाम का वेरिएबल अब क्या बन गया हमारा, वन काइंड ऑफ हमारा एफ बन गया है। बार नाम का ऑब्जेक्ट हमारा एफ बन गया है। तो दोनों सेम टू सेम है, ये एफ लो या बार लो। तो अब हमने क्या किया कि एफ फू में हमने कितने डाल दिए, 42। अब 42 डाल दिए तो मतलब ये वैल्यू ये वाला ऑब्जेक्ट के अंदर में, मतलब एफ वाला ऑब्जेक्ट के अंदर में वैल्यू कितनी आ गई, 42। ओके, तो अब इसको हम प्रिंट करवा के देखेंगे तो आउटपुट में यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम पर एफ डॉट फू करेंगे तो स्टार्टिंग में तो 1 इनिशियलाइजेशन था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने 42 को असाइन किया है और यही यहाँ पर हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इन दैट सिचुएशंस में हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 42। ओके, फर्स्ट टाइम में 1 था तो हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के जरिए से, जी वाला ऑब्जेक्ट के जरिए से उसका फंक्शन की आर्ग्यूमेंट में एफ वाला ऑब्जेक्ट को क्या किया, हमने पास किया और उसके अंदर में उसके ऑब्जेक्ट को पास करने के बाद वैल्यू को हमने क्या की, असाइन की। असाइन करने के बाद में हमने डिजायर आउटपुट को गेट अप किया। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पास करके, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पास करके हम किस तरीके से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इसमें अभी ये हमारी वैल्यू 42। ओके, इसमें अभी जी फ्यू फू को कॉल करके हमने ये 42 की वैल्यू चेंज की। अच्छा, अगर हम जी के साथ में अगर हम फू का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये आप लोगों को आंसर देना है कि जी के साथ में फू की वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिजायर आउटपुट आएगा। तो 42 आएगा या 1 आएगा, तो डेट मीन्स इस टाइम के अंदर में आउटपुट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट चेंज था, तो इन दैट सिचुएशंस में जी डॉट, हाँ सॉरी सॉरी, ये हमारा क्लास 1 था, क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। हम एक काम करते एक्सटेंड कर देते,
extend class A. extends ये B फिनिश हो गया, ये हमारा क्लास ये हो गया। इसको हम रन करके 142 1 क्यों बनाया इस बार? क्योंकि जी के जरिए से ए की वैल्यू थी, तो ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 का 1 ही होगा। लेकिन हमने ये वाले ऑब्जेक्ट के जरिए से उसकी वैल्यू को चेंज किया, तो इन दैट सिचुएशंस में वो वैल्यू 42 को लेगा, क्योंकि एफ वाले ऑब्जेक्ट के लिए 42 है, जी वाले ऑब्जेक्ट के लिए कितना है? 1 है। ओके, तो ये हमारा बेसिक कोड हो गया। इसके बाद हम ये पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, ये हो गया। प्राइवेट डेटा यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ये प्राइवेट डेटा का तो हमने थोड़ा बहुत देखा था। प्राइवेट डेटा को हम असाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी इज मॉडिफाइड वैल्यू, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट में हमने पास किया। देखो ये फू नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये बार नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने। अब हमने यहाँ पर बार प्रॉपर्टी बार डॉट गेट किया, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हमने फू लिखा हुआ है, बराबर। तो ये फू आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। फू के बाद में हमने मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज का यूज किया है, उसमें बार नाम का ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? यहाँ पास किया है। तो बार नाम का ऑब्जेक्ट को पास किया, वैल्यू भी बार पास की, तो हमने ये इसका ऑब्जेक्ट है अदर डॉट प्रॉपर्टीज, तो हमने वैल्यू को कितनी पास की? बोलो, बार पास की। तो बार प्रॉपर्टीज इक्वल टू बार डॉट गेट करेंगे तो क्या आएगा? इस बार हमारा जो वैल्यू पास की थी वो आउटपुट आएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम में फू आया, फिर इसके बाद हमने चेंज किया, इसके बाद में बार आया। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट के जरिए से क्लास के वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया है ना। तो अगर आपको कंसेप्ट लिखना है तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। वी चेंज the class variable value using the object। ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने क्लास की वेरिएबल को चेंज किया। समझ में आया? वापिस आपको कंफ्यूजन में एक बार रिपीट कर लेता हूँ। फू फू हमारा ऑब्जेक्ट बना, बार ऑब्जेक्ट बना, एक ही क्लास डिफाइन किया जिसके दो ऑब्जेक्ट है, फू नाम का ऑब्जेक्ट है, बार नाम का ऑब्जेक्ट है। अब ये प्रॉपर्टीज मतलब एक वेरिएबल था, इस वेरिएबल के अंदर में बार डॉट गेट, तो ये वेरिएबल में क्लास के वेरिएबल के प्रॉपर्टी को उसने एक्सेस किया, उसमें कितना था वैल्यू? फू था। चाहे बार डॉट गेट करो चाहे फू डॉट डॉट गेट करो, दोनों के अंदर में वैल्यू क्या आएगी? सेम टू सेम आएगी। ओके, अगर हमने फिर इसका प्रिंट किया, प्रिंट के बाद में बार डॉट गेट नाम की मेथड को हमने कॉल किया, तो दिस डॉट प्रॉपर्टी यानी वो क्या हो गया? फू नाम का यहाँ पर कॉलअप हो गया। फू मॉडिफाइड प्रॉपर्टी बार किया, उसके बाद बार किया, फिर बार प्रॉपर्टी हमने एस करा बार डॉट गेट, तो इसमें हमने कितना क्या हो गया? ये हमारा आउटपुट के अंदर में डिस्प्ले हो गया। ओके, देन अभी हम ओवरलोडिंग पे जाते हैं। अभी तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट अभी हमारे पास था, उसमें हमने सेम क्लास नेम हैव द सेम फंक्शन नेम with different argument is called the overloading, but ये this program is valid in case of C++ and valid in case of Java also, but ये हमारा PHP है, इस तरीके से कंसिडरेबल में नहीं लेगा। वो ओवरलोडिंग ये नाम का फंक्शन है, ये नाम का फंक्शन है, इसमें एक आर्गुमेंट है, इसमें दो आर्गुमेंट,
बट ये इसको इस तरीके से कंसिडरेबल में नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ओवरलोडिंग का कंसेप्ट थोड़ा उसमें मैजिक फंक्शन के जरिए से थोड़ा हैंडल होता है, तो ये डायरेक्टली हम मैकेनिज्म को पीएचपी में यूज कर सकते नहीं है, उसको हमको दूसरे रास्ते से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ओवरलोडिंग का हमको एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसा है। ओके, अब ये वैल्यू प्रिंट हुई, किस तरीके से प्रिंट होती है। हमने एक क्लास बना दिया शेप, हमने फंक्शन कॉल, इसको समटाइम इट रिफर टू एज, इसको बोलते हैं मैजिक फंक्शन। ओके, ये हमने कॉल कर दिया, इसमें दो पैरामीटर रखे, एक नेम रखा है और दूसरी आर्गुमेंट। जो डेटा पास करना है उसको बोलेंगे आर्गुमेंट, और जो फंक्शन का नाम है वो हम बता भेजेंगे नेम जरिए, वेरिएबल के जरिए से। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो शेप का ऑब्जेक्ट बनाया, सर्कल, एरिया 1, एरिया 2, सेम नाम के फंक्शन है एरिया 1 2। ओके, एरिया 1 2, तो सेम नाम का जो फंक्शन का नाम था हमने यहाँ पास कर दिया। तो हम यहाँ पर ओवरलोड में कैसा काम होता है, तो सर्कल एरिया 1 2 और हमने कॉल किया 7, इसमें दो आर्ग्यूमेंट थी, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट थी, इसमें कितनी आर्ग्यूमेंट थी, 4 आर्ग्यूमेंट थी। ओके, तो तो 1 आर्ग्यूमेंट वाला किस तरीके से काम करेगा, 2 वाला, 3 वाला, इस तरीके से 4 वाला। तो हमने जब इसको कॉल किया है और ये मल्टीपल टाइम पर सेम फंक्शन का यूज होगा, तो हमने क्या करा, ये ऑटोमेटिकली जब मल्टीपल टाइम डिफाइन किया था, हमको कॉल करने के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक जरूरी नहीं, खाली इसका ही नाम दे दो आप, तो वो डायरेक्टली इसको कॉल कर लेगा। ओके, तो फंक्शंस का नाम तुम्हारा वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी वैल्यू यहाँ से ले लेगा। तो सर्कल मैजिक फंक्शन डिफाइन किया तो इसको ले लेगा फंक्शन नेम तरीके से और इसको ले लेगा आर्ग्यूमेंट में। तो नेम और हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर दिया। तो नेम हमने डाला तो भाई एरिया 1 2 तुम्हारा है, तो कंडीशन यहाँ पर आया। अगर ऐसा दूसरे फंक्शन ओवरराइड करना है तो हम एलसिफ लेडर का यूज करके हम दूसरे फंक्शन को नीचे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम वन डेमो पे कंटिन्यू करते हैं। अभी ईच इको ब्रेक ले लिया, काउंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट काउंट की, तो ये काउंट नंबर का हमारा क्या, ये बैकग्राउंड में ये अरे बन जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट में हमने जो पास की वो क्या बन जाती है, अरे। तो ये आर्ग्यूमेंट हमने कितनी पास की, 1, तो वो 1 काउंट करेगा, 2 तो 2 काउंट करेगा, 3 तो 3 काउंट करेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट वन काइंड ऑफ कौन सा वेरिएबल है, ये आर्ग्यूमेंट इज अरे वेरिएबल बन जाता है। arg इज अरे वेरिएबल। देखो ये दो आर्ग्यूमेंट का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो थोड़ा ज्यादा आपको ख्याल आए। मैजिक फंक्शन। ओके, तो हमने मैजिक फंक्शंस में दो आर्ग्यूमेंट होती है, एक तो ये नेम फंक्शन नेम होता है और ये आर्ग्यूमेंट इज अरे वेरिएबल स्टोर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इनटू अरे। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अरे में क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। तो ये हमारा दो चीज मैकेनिज्म हो गया। ओके, तो यहाँ से 2 3 4 हमने यहाँ पास करी, यहाँ हमारे पास हो गई, ये वेरिएबल कंडीशन ट्रू था, ये आर्ग्यूमेंट आई। केस नंबर 1, हाँ केस 1, तो हमने 0, ये आर्ग्यूमेंट कितनी थी इसकी, 1 आर्ग्यूमेंट थी, नहीं होती तो वो अरे में वैल्यू नहीं होती तो 0 रिटर्न करता, 1 आर्ग्यूमेंट थी। तो हमारा केस कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 1 वाला। तो रिटर्न मैंने ये करा आर्ग्यूमेंट 0, तो आर्ग्यूमेंट 0 इज नथिंग बट अरे में कौन सा डेटा था, 7, और ये लिखा है हमने एबीसी, एबीसी में हमने वैल्यू डाली थी 10। तो हमने ये इसको हम कॉल कर सकते, तो 10 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 7, हाँ 7, तो 7 मल्टीप्लाई की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 70 वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टाइम के अंदर हमने कितने आर्ग्यूमेंट है, 2, तो हमने इको करके यहाँ पर अभी प्रिंट भी करवाई 2 आर्ग्यूमेंट। तो केस कौन सा एग्जीक्यूट होगा हमारा, 2 वाला। तो 2 वाले में दो डेटा थे, आर्ग्यूमेंट हमारा अरे नाम का वेरिएबल कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट कौन सा है, इस अरे वेरिएबल स्टोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इनटू अरे। तो ये अरे 2 थी, तो ये 2 को हमने यहाँ पर वैल्यू पास की
मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसको 5 एंड 10, तो ये 5 एंड 10 50। इसी तरीके से 3 था, तो 5 10 20, तो 5 10 20। ओके, 3 ये थी 1 2 3 4 आर्ग्यूमेंट थी, तो केस कौन सा एग्जीक्यूट होगा? 4। देखो अब इसमें मैंने क्या किया, 4 आर्ग्यूमेंट के अंदर में आर्ग्यूमेंट 0, ये आर्ग्यूमेंट 0 कहलाएगी, ये आर्ग्यूमेंट 1, ये आर्ग्यूमेंट 2 और ये आर्ग्यूमेंट 3। तो आर्ग्यूमेंट 0 मल्टीप्लाई बाय आर्ग्यूमेंट 3, 0 1 2 3, जब 5 क्रॉस 2 यानी 10, तो उस तरीके से आउटपुट हमारा 10 रिप्रेजेंट हो गया। ओके, तो ये ऑल अबाउट था हमारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का जो मैं कंसेप्ट है वो PHP के केस में डायरेक्ट इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा। यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट फंक्शन नेम के साथ में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के साथ हम डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट हम यूज करेंगे उसको मैजिक फंक्शन का यूज करेंगे, है ना। तो मैजिक फंक्शंस का एक बार रिवीजन लो। 2 आर्ग्यूमेंट होगी, एक फंक्शन का नाम होगा, दूसरी अरे वेरिएबल होगा जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को अंदर लेगा, कितनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके बाद में कंस्ट्रक्टर तो हमने लिया ही था, ये थोड़ा बहुत बेसिक ले लेते हैं। देखो ये कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर यानी ऐसा फंक्शन जिसका और क्लास का नाम सेम हो, लेकिन PHP क्या कहता है, जिस तरीके से उसमें मैजिक फंक्शन है इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का हमारा मतलब यूटिलाइजेशंस अलग तरीके से हम करेंगे, है ना। मतलब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, देखो ऑब्जेक्ट को एरो ऑपरेटर के जरिए से कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ हमको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट फिर हम कंस्ट्रक्ट, ऐसा कॉल करने की हमको जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, है ना। प्रीडिफाइंड कंस्ट्रक्टर जैसा। अब देखो अब इसमें जो C++ और जावा की तरह कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे, इसको कंस्ट्रक्टर उसने कंसिडर नहीं किया, उसको उसने नॉर्मल मेंबर फंक्शन तरीके से उसको कंसिडरेबल में किया। याद रखना PHP में अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट नाम का फंक्शन का यूज होता है, इसके जरिए से ही वो कॉल्ड होता है ना। ओके, देखो 2 बार हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर ओनली डिफाइन ऑन द वन टाइम। ये कंस्ट्रक्ट कीवर्ड एक बार डिफाइन किया तो वापस किया तो उसने कंपाइलर ने एरर रिप्रेजेंट कर ली। और कंस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट को पास करनी है, हमको डेटा पास करने तो हम कर सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट कॉल की, ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, डायरेक्ट हमने यहाँ पर पास किए, कॉल हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट के जरिए से कॉल हुआ दिस डॉट नेम, तो हमने ये वो किया, तो उस तरीके से आउटपुट हमारा डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया एनिमल्स नेम। अब इसमें भी कंस्ट्रक्टर में हमने पास किया है, तो ये देख लो कि हमने कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट के जरिए जैसा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया। तो 1 2 3 4 डेटा हमने पास किए, तो ये ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने क्या डेटा हो गए, 1 2 3 4 डेटा हो गए। फिर हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन किया, तो जो वैल्यू पास करी थी वो डायरेक्टली हमने यहाँ पर एक्सेस कर ली, मतलब हमने राफेल, नडाल, ASP ये सब किया। फिर प्लेयर का नाम के लिए हमने यहाँ पर प्लेयर वापस हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें रोजर फेडरर का हमने यूज किया, और डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल करा, तो कॉरेस्पॉन्डेंस डेटा डिस्प्ले हो गए। ओके, तो ये चीज थी ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग। अब एक फाइनलाइज लास्ट टर्म्स रहता है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, या तो इसमें ये कोड को हम रन करते हैं, ठीक है। यू आर पासिंग वन आर्ग्यूमेंट, पासिंग टू आर्ग्यूमेंट, तो या कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर, ये लिखता हूं कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। ओके, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का हमने यूज किया। ओके, एक बार हमारे यहाँ डिफाइन हो गया। इसके बाद मैजिक फंक्शन का यूज करा, तो हम फर्स्ट टाइम ओवरलोडेड फंक्शन यहाँ कॉल करा,
तो हमारा यहाँ पर कोर, और इसमें कितनी आर्ग्यूमेंट पास की, 2 आर्ग्यूमेंट, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ये होगा। लेकिन हमने जहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है वहीं पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये बेसिक था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अकॉर्डिंग। हम मेथड का नाम दे दिया हमने ओवरलोडिंग मेथड फंक्शंस, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को। अभी हमारा टाइम ड्यू हो चुका है, तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट सेशन में आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।